गुड मॉर्निंग 12th क्लास बच्चों। आज हम पढ़ेंगे जैव विकास के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैमार्कवाद। फ्रांसीसी वैज्ञानिक लैमार्क ने सर्वप्रथम जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। लैमार्क का पूरा नाम था जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। इनका जन्म सन 1744 में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1829 में हुई। इन्होंने इनका जो वाद था उसकी विस्तृत रूपरेखा इनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में इनके वाद जो है इनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में विस्तृत रूप उसका दिया गया है। और इन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया था जो है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम इनने बताया आंतरिक जैव बल के बारे में। आंतरिक जैव बल अर्थात ऐसा बल जो कि जीवों के शरीर में पहले से ही विद्यमान होता है, जिसके द्वारा जीव अपनी वृद्धि, अपने आकार में, अपनी साइज में स्वतः ही वृद्धि कर सकते हैं। दूसरा है वातावरण का प्रभाव एवं नई आवश्यकताएं, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड न्यू नीड्स। वातावरण के प्रभाव के कारण जीव के शरीर में कई नई आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो नए अंग होते हैं वो और अधिक सुदृढ़ और अधिक विकसित होने लगते हैं वातावरण के अनुसार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। इसके अनुसार आवश्यकता के अनुसार जीव जिन अंगों का उपयोग अधिक करते हैं वो अंग अधिक सुदृढ़ और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं, अधिक विकसित हो जाते हैं। और जिन अंगों का उपयोग कम होता है, अनुपयोग होता है, वो अंग धीरे धीरे अपभ्रंशित होते जाते हैं, नष्ट होते जाते हैं और धीरे धीरे वो लुप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो इस प्रकार से जो लक्षण उपार्जित हो जाते हैं, जीव के जीवन में जो नए लक्षण आ जाते हैं, वो लक्षण जो होते हैं वंशागति द्वारा, आनुवंशिकी के द्वारा उनकी संतानों तक पहुंचते हैं। इसके पश्चात है लैमार्कवाद के उदाहरण। तो लैमार्क का सबसे पहला उदाहरण है उपयोग का प्रभाव। उपयोग के प्रभाव में जो सबसे महत्वपूर्ण इनका उदाहरण माना जाता है जिराफ का उदाहरण है। इनके अनुसार अफ्रीका के जंगल में जो जिराफ पाए जाते थे, पहले वो जमीन से घास और चारा वगैरह प्राप्त कर लेते थे। उस समय पृथ्वी पर जमीन में उपयुक्त मात्रा में उनको भोजन प्राप्त हो जाता था, तो वो जमीन से ही अपने भोजन की पूर्ति कर लेते थे। परंतु धीरे धीरे जमीन पे घास फूस की मात्रा कम होती गई, तो उनको अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होना पड़ा, जिसके लिए उनको अपनी अगली टांगे और अपनी गर्दन उचकानी पड़ी। तो धीरे धीरे गर्दन और टांगों उठाने के कारण उनकी जो गर्दन और अगली टांगे थी जिराफ की, वो लंबी होती गई, जिससे कि वो ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खा सके। और दूसरा उदाहरण इन्होंने बताया कि जो पहले पक्षी हुआ करते थे वो स्थलीय हुआ करते थे, भोजन की पूर्ति के लिए वो नदी में भी जाया करते थे, जिस कारण नदी में जाने के लिए उनके पंजों के बीच में जाल निर्माण हो गया, जिसे पादजाल कहा गया। इसका उदाहरण बतख है। तो जब पादजाल का निर्माण हुआ पंजों के बीच, तो आसानी से पानी में जा पाए। दूसरा है अनुपयोग का प्रभाव। अनुपयोग के प्रभाव में इन्होंने उदाहरण दिया सर्प का। पहले सांपों में पैर पाए जाते थे, परंतु इनको रेंग करके चलने, बिलों में घुसने, घास फूस के बीच से जाने में पैर जो थे इनके वो बाधा उत्पन्न करते थे और उनका कोई उपयोग था नहीं। तो धीरे धीरे जो सांपों के पैर थे वो विलुप्त हो गए, जबकि और सरीसृपों में ये लक्षण पैर पाए जाते हैं। उसके बाद है लैमार्कवाद की आलोचना। लैमार्क के सबसे बड़े आलोचक जो थे वो बीजमान थे। उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे कहा गया थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म।
जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। इनके अनुसार जीवों में दो प्रकार के द्रव्य पाए जाते थे, कायिक द्रव्य और जनन द्रव्य। कायिक द्रव्य और जनन द्रव्य। कायिक द्रव्य जो है ये कायिक कोशिका में पाया जाता है और जो जनन द्रव्य है ये जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। कायिक द्रव्य जो है ये जीव की मृत्यु होने में जीव के साथ ही समाप्त हो जाता है, जबकि जो जनन द्रव्य है इसकी वंशागति होती है। अर्थात अगर जीव के कायिक कोशिका में कोई परिवर्तन आता है तो वंशागत नहीं होता है, जबकि जनन कोशिका में जनन द्रव्य में कोई परिवर्तन आता है तो वो जो गुण है उनकी अगली पीढ़ियों में भी वंशानुगत होता है। तो इसके लिए बीजवान ने प्रयोग करे। इन्होंने सफेद चूहों की पूंछ काटकर उनमें प्रजनन कराया और कई पीढ़ियों तक वो इस प्रयोग को करते रहे, लेकिन जो उनसे संतानें उत्पन्न हुई उनके संतानों में कटी हुई पूंछ नहीं पाई गई, वो एकदम नॉर्मल थे, पूंछ के सही थी, वो उनके संतानें उत्पन्न हुई। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है कि चीन में छोटे पैर जो होते हैं वो वहाँ की स्त्रियों की सुंदरता का प्रतीक माना जाता है, छोटे पैर, जिसके लिए कि वो लोहे के जूते पहना करती थी। किंतु कई पीढ़ियों तक लोहे के जूते पहनने के पश्चात भी जो उनके संतानें होती थी उनके पैर सामान्य आकार की होते थे। एक अन्य उदाहरण है कि भारतीय संस्कृति में स्त्रियों के नाक और कान छेदे जाते हैं, परंतु कई पीढ़ियों तक नाक कान छेदने के बाद भी उनके संतानों में कोई सतह से कोई भी छिद्र नहीं पाया जाता है नाक या कान में। अब है नवलेमार्कवाद या नियोलेमार्कवाद। कुछ वैज्ञानिकों ने लेमार्कवाद का समर्थन किया और उन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा लेमार्कवाद को सही ठहराया, जिसमें पहला था समनर का प्रयोग। समनर ने चूहों को 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा, जिसने पाया कि कुछ समय पश्चात वो चूहों का शरीर लंबा, पूंछ लंबी और टांगे लंबी हुई थी और उनकी आने वाली पीढ़ियों में भी यही गुण पाया गया था, लंबी पूंछ वाले, लंबी टांगों वाले चूहे उत्पन्न हुए थे। दूसरा प्रयोग है मैक्ग्रेगोर का प्रयोग। इन्होंने 44 पीढ़ियों तक का चूहों को टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरने का प्रशिक्षण दिया था। प्रारंभ में तो जो चूहे थे वो एकदम से टेढ़े मेढ़े रास्तों पर नहीं जा पा रहे थे, लेकिन निरंतर उनको अभ्यास कराते रहने के पश्चात वो उस मार्ग पर आसानी से जा पाए और ये गुण उनकी नेक्स्ट जनरेशन में भी वंशागत हुआ। अगला प्रयोग है कैमरर का प्रयोग। इन्होंने सैलामेंडर को दो प्रकार के वातावरण में रखा। कुछ सैलामेंडर इन्होंने डार्क एनवायरनमेंट या काले वातावरण में रखी और कुछ सैलामेंडर जो थी पीले वातावरण में। जो काले वातावरण में रखी हुई सैलामेंडर थी, नेक्स्ट जनरेशन में या आगे को पाया गया कि उनकी संतानें जो थी उनमें काले रंग के धब्बे पाए गए, जो कि आगे को आनुवंशिक होते रहे। और जो पीले वातावरण में रखे गए सैलामेंडर थे उनके शरीर पर पीले रंग के धब्बे पाए गए, जो कि उनकी संतानें जब उत्पन्न हुई तो वो भी इसी गुण के साथ उत्पन्न हुई, उनमें भी पीले रंग के धब्बे पाए गए। तो इस प्रकार कई वैज्ञानिकों ने लेमार्क का समर्थन किया, जिससे इन्होंने सिद्ध किया कि वातावरण का प्रभाव जो है वो जीवों के शरीर पर पड़ता है और जनन द्रव्य में जो परिवर्तन होते हैं वही परिवर्तन उनके संतानों में भी उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार कई साइंटिस्ट जैसे कि स्पेंसर, कोप आदि ने लेमार्क का समर्थन किया और नवलेमार्कवाद प्रस्तुत किया। तो बच्चों, अब हमारा आज का होमवर्क है कि लेमार्कवाद क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। थैंक यू।